हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सॉल्यूशन। और आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सॉल्यूशन कहते किसे हैं। तो देखो, सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे होमोजेनियस से क्या तात्पर्य है? तो होमोजेनियस से तात्पर्य है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है वो हर एक हिस्से में सॉल्यूशन की यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन को भी हम समझते हैं। जैसे सपोज करो ये एक बीकर है, इसमें हमने पानी में चीनी को घोल रखा है, मतलब पानी में चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व करके रखा है, यानी कि ये शुगर प्लस वाटर है। अब अच्छे से घोल के रखा है हमने। अब इसमें ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है चीनी और पानी का, ये जो हम क्या कर रहे हैं, एक हिस्से से यहाँ से हम निकाल रहे हैं, यहाँ से भी निकाल, यहाँ से भी निकालो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी तुम निकाल लो, तुमको समान मिठास मिलने वाला है। हर जगह समान मिठास मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर एक हिस्से में चीनी और पानी की मात्रा समान है। अगर किसी हिस्से में चीनी ज़्यादा होता तो वो हिस्सा ज़्यादा मीठा हो जाता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हर एक हिस्से में जो है समान मिठास है। इसका मतलब चीनी और पानी हर एक हिस्से में समान रूप से बटे हुए हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और ऐसे ही मिक्सचर को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये क्या कहलाएगा? शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब चलो देखते हैं कितने कंपोनेंट हैं, इस आधार पर भी हम सॉल्यूशन का नामकरण करते हैं। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे क्या होता है? नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 है तो उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर 3 है तो उसको टर्नरी सॉल्यूशन। अगर 4 है तो क्वार्टनरी सॉल्यूशन। अब देखो, सॉल्यूशन चाहे बाइनरी हो, टर्नरी हो, क्वार्टनरी हो, चाहे उसमें जितना भी कंपोनेंट मौजूद हो, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। अगर 5 कंपोनेंट है तो उसमें से सॉल्वेंट एक ही होगा, बाकी के 4 क्या होंगे? सोल्यूट होंगे, ठीक है। तो लिख लो ओनली 1 सॉल्वेंट। जैसे हमने एक टर्नरी मिक्सचर तैयार किया 3 कंपोनेंट का, यानी कि हमने पानी लिया, उसमें चीनी भी घोल दिया, नमक भी घोल दिया। तो यहाँ पर जो पानी है वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, और चीनी और नमक क्या है? सोल्यूट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सोल्यूट सॉल्वेंट की बात आ ही गई है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के डिफिनेशन को भी देख लिया जाए। हालांकि सभी लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो कम होता है वो सोल्यूट होता है और जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। लेकिन हम पूछें कि ये कम ज़्यादा क्या? मास की क्या चीज़? ये कम ज़्यादा किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हो? तो देखो, चलो हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं जिसमें हमने 36 ग्राम वाटर लिया है और उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज घोल दिया और सॉल्यूशन हमने तैयार कर लिया। अब सही बात है, यहाँ पे 36 ग्राम वाटर है कि ये ज़्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। और ये 10 ग्राम ग्लूकोज है, कम है 36 से, तो इसको क्या बोलेंगे? सोल्यूट बोलेंगे। सही बात है। लेकिन अगर हम कहें कि हमने 36 ग्राम वाटर लिया और इसमें 45 ग्राम ग्लूकोज को घोल दिया, तब भी तो सॉल्यूशन बनेगा। तब क्या होगा? तब क्या कहोगे? तब क्या ये सॉल्वेंट हो जाएगा ग्लूकोज? नहीं, अब भी सॉल्वेंट यही है। तो ये कम ज़्यादा वाला कंसेप्ट जो हम लगाते हैं ना, ये मोल के रिस्पेक्ट में लगाते हैं। मतलब जिसका मोल ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका मोल कम होगा वो कंपोनेंट सोल्यूट होगा। तो चलो इसका मोल निकालते हैं। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है मोल। तो 36/18 ये आएगा 2 मोल, और ये आएगा 45 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का होता है 180, ये आएगा 1/4। किसका मोल ज़्यादा आ रहा है? तो वाटर का मोल ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। ये क्या होगा? सोल्यूट होगा। मतलब कि कंपोनेंट हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ मोल इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो ऐसा कंपोनेंट जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। और जिसका नंबर ऑफ मोल लेसर है वो क्या कहलाएगा? सोल्यूट कहलाएगा, ठीक है। इसको नोट करो। चलिए अब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। तो देखो, जो भी कंपोनेंट
जो भी कंपोनेंट जितने भी हैं उसका फिजिकल स्टेट, जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसके फिजिकल स्टेट से मैच खा जाए वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। चलो हमने क्या किया, हमने 36 ग्राम वाटर लिया, इसमें 45 ग्राम हमने ग्लूकोज ऐड किया और हमने सॉल्यूशन तैयार कर लिया। तो अब देखो वाटर का फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड, ग्लूकोज का फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, सॉल्यूशन जो बनेगा वो भी लिक्विड बनेगा। ठीक है, कभी ग्लूकोज को घोलो लिक्विड ही तो बनेगा सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक वाटर एक ग्लूकोज। अब इन दोनों में से जिसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से मैच खाएगा वही क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो वाटर लिक्विड, सॉल्यूशन भी लिक्विड, तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट। ठीक है, तो लिख लो कंपोनेंट which have same physical state as that of resulting solution is called solvent। ठीक है, और जो अदर कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा, सोल्यूट कहलाएगा। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको नोट कर लो। चलिए अब समझते हैं कि कंसंट्रेशन से क्या तात्पर्य है, मतलब सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से हम क्या समझते हैं। तो देखो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। अब इसको हम और समझते हैं अच्छे से। जैसे सपोज करो कि हमने ये एक सॉल्यूशन तैयार किया है, पानी में हमने चीनी को घोल के रखा है। ठीक है, कोई अमाउंट मान लो कि पानी का, मान लो कि 250 ml पानी है, इसमें 250 ml वाटर। अब इसमें क्या है, इसमें मान लो हमने 10 ग्राम शुगर घोल के रखा हुआ है, 10 ग्राम शुगर। ये कुछ मीठा होगा, इस सॉल्यूशन का कुछ मिठास होगा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 10 ग्राम शुगर हमने और ऐड कर दिया, 10 ग्राम शुगर हमने और ऐड कर दिया। अब क्या हो गया, ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले से ज़्यादा मीठा हो जाएगा। मिठास बढ़ गई कि नहीं, पानी उतना ही है, मिठास बढ़ गया कि नहीं। तो यही जो मिठास होता है यहाँ पे क्या बता रहा है कि कितना चीनी का अमाउंट प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर। और यही जो मिठास खटास होती है, यही सब चीज़ें क्या होती हैं, यही मतलब होता है कंसंट्रेशन कितना है सॉल्यूट का। ठीक है, ये जो मिठास खटास होता है इसी का मतलब क्या होता है कि कितना कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन से हम क्या समझते हैं, कंसंट्रेशन से हम समझते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। ठीक है, अब कंसंट्रेशन को बताने के तरीके बहुत से होते हैं जिसको हम अगले क्लास में सीखेंगे, जैसे परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, ppm, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन। ये सब जो है कंसंट्रेशन को बताने के अलग अलग तरीके हैं, इसको हम अगले लेक्चर्स में सीखेंगे। यहाँ पे हमने केवल ये समझा कि कंसंट्रेशन से हम समझते क्या हैं। चलो तो ये हो गया। अब देखो लास्ट में कंसंट्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो आगे के लेक्चर्स में अक्सर एक चीज़ आने वाला है, वो होता है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के कुछ फॉर्मूले हम बता देते हैं। कुछ फॉर्मूले क्या, एक ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होना है नंबर ऑफ मोल्स का। गिवन मास अपॉन में मोलिक्यूलर मास। बहुत से बच्चों को याद होगा और जिन बच्चों को नहीं याद है उनकी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। कुछ हम एग्जांपल भी कर लेते हैं। तो लिखो फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन, पहला है 49 ग्राम H2SO4। ठीक है, दूसरा है 45 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, तीसरा है 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। चौथा है 39 ग्राम बेंजीन। ठीक है, अगला है 684 ग्राम शुगर, और एक और लिख लो 30 ग्राम यूरिया।
इन सब में क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल हमको निकालना है। ये सब तो आपको दिखने हैं, ठीक है, आगे के क्वेश्चंस में ये सब मिलने हैं। चलो 49 ग्राम H2SO4 का मोलिकुलर मास हम निकाल सकते हैं। सल्फर का 16, ऑक्सीजन का 8 और हाइड्रोजन का 1 होता है। सबको अगर हम जोड़ देंगे उसकी संख्या से मल्टीप्लाई करके सबके एटॉमिक मास को, तो 98 आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, 49/98 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल देखो 45 अपॉन में ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, और ये इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने पर 180 आता है, अपॉन में 180, ये हो गया 1/4। ठीक है, अब है 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, तो 106 अपॉन में इसका मोलिकुलर मास भी कितना होता है, 106, तो 106/106 बराबर 1 मोल हो गया। और यहाँ पे 39 ग्राम बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, 78 होता है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल बराबर 39/78, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पर ये पांचवा है क्या है, 684 ग्राम शुगर बोलो या सुक्रोज बोलो, एक ही बात है। फॉर्मूला होता है C12H22O11, क्या हो जाएगा 684 अपॉन इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, इसका मोलिकुलर मास होता है 342। ये सबको क्या कर लो, याद कर लो, ठीक, 342, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 मोल। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, और इसका मोलिकुलर मास कितना होता है 60, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल 30/60 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो ये सबको नोट कर लो ताकि आगे कुछ आपका जो चीज़ भूला भटका हुआ हो वो एक बार रिकॉल हो जाए। चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, जहाँ पे हम कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे कि कंसंट्रेशन को हम किन किन तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।